अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड मोज़िला। तो अगर हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की बात करें जिसमें हमने कैथोड रेज़ को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो कैथोड रेज़ की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम कैथोड रेज़ को किसी हैवी मेटल एनोड पे स्ट्राइक करवाते हैं तो क्या होता है, एक्स रे प्रोड्यूस होती हैं। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी को ज़रा डिटेल से देखेंगे, ठीक है, और एक्स रेज़ को प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारे पास कैथोड है, कैथोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, और इसी तरह यहाँ पे एक एनोड हमने लिया है, ठीक, और इस एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो एनोड आपने लेना है, ठीक है, जो एनोड आपने यहाँ पे यूज़ करना है वो किसी हैवी मेटल का होना चाहिए, यानी कि इस एनोड की जो मेटल आपने यूज़ करनी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारे पास लेड हो सकता है, ठीक है, और एल्युमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, मुख्तलिफ एग्जांपल है, आर्सेनिक, तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, ठीक है ना। कोई भी आप ऐसी मेटल को यूज़ करोगे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो आप मेटल यहाँ पे यूज़ करोगे। डेंसिटी ज़्यादा वाली मेटल क्यों इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट को ऑन करना है ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो खारिज होनी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैवी मेटल एनोड को यूज़ करते हैं। एक तो वजह यह है, दूसरी वजह हम आगे जाके देखते हैं क्या हो सकती है। अब जो कैथोड है इस पर हमने बच्चों एक टंगस्टन फिलामेंट आगे यूज़ किया है इसके, ठीक है। तो ये जो टंगस्टन फिलामेंट होगा, टंगस्टन यानी कि W, ठीक है ना, ये इसका सिंबल है टंगस्टन मेटल का। अब टंगस्टन क्या करेगा, यहाँ से ये सोर्स होगा किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि टंगस्टन के अंदर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब हमने जैसे ही यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाएगी। तो हमने पढ़ा है कि कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं। तो कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्ट्रेट पाथ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस एनोड के किसी एक पॉइंट पे गिराना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके रास्ते में एक कनकेव सरफेस रख देंगे। कनकेव सरफेस क्या करेगी, इन सारे जो स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे, ठीक है ना, जो सारे पार्टिकल या आप कह लो कि जो कैथोड रेज थी वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी, अब वो एक पॉइंट पे गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये एक पॉइंट पे जाकर गिरेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन खारिज होंगी, यहाँ से क्या होगा, कुछ रेडिएशन खारिज होंगी। वो जो रेडिएशन होंगी वो क्या कहलाती हैं हमारी, ये क्या चीज़ है, ये हमारी एक्स रेज होंगी, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन यहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं इन सब की वेवलेंथ क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब इस नतीजे में होता क्या है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो होती है हीट वो खारिज होती है। जिन उस हीट का जो बात करें ना, हीट का जो 1% हिस्सा है, जो 1% हिस्सा है वो तो एक्स रे में कन्वर्ट हो जाता है, और 99% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे होता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर इस अपरेटस के अंदर हीट को निकालने के लिए भी कोई अपरेटस यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से हीट यहाँ से हम निकालते रहते हैं, और ज़्यादा हीट की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी वाली मेटल को यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जो एक्स रेज निकली हैं, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कि पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक्स रे क्यों जनरेट हुई हैं। इसकी क्या वजह है कि हैवी मेटल एनोड पे जाके जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो एक्स रे क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें ज़रा एक एटम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दो रीज़न इसकी दी जाती हैं, ठीक है, हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट रीज़न है, तो कोई भी आप सपोज के कोई भी हमने यहाँ पे लेड यूज़ किया, लेकिन मैं उसके पूरे एटम फिल नहीं करूँगा, जितने के मुझे चाहिए वो मैं भर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी, ठीक है ना, फिल कर लेते हैं। तो हम सारे फिल नहीं कर रहे।
अब होगा क्या कि ये आपका एनोड है, ये आपका क्या है, एनोड है, ये क्या है, एनोड है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनोड पे स्ट्राइक करेगा, तो ये एटम ही होंगे ना इसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एटम होंगे। तो किसी एक एटम में क्या हो सकता है कि ये गया यहाँ से और इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर उसकी टक्कर हो गई। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि ये यहाँ से क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतनी ही ये फास्टली मूव करेगा। तो इसके पास जितनी ज़्यादा ये यानी कि फास्टली मूव करेगा उतनी ज़्यादा इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये जैसे ही जाके इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये एक तो ये बाहर निकल गया, दूसरा मैं कहता हूँ कि ये, ठीक है, ये भी बाहर निकल गया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक खाली जगह प्रोड्यूस हो गई है, हो गई या नहीं हो गई। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक खाली जगह या आप कह लो कि वैकेंसी जो हो गई है वो प्रोड्यूस हो गई है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो ठीक इससे ऊपर वाले शेल से भी आ सकते हैं, इसको छोड़ के यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन नीचे आया है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे पहुँच गया है, नीचे पहुँच गया है। अब आप मुझे बताओ, हमने बोहर वाले मॉडल में पढ़ा है कि इस शेल की एनर्जी क्या है, कम है, इस शेल की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे 30 पैकेट थे इसके पास एनर्जी के, और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 10। तो 30 यहाँ पे थी, यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 10 रह जाएगी ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी एनर्जी खारिज करनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी खारिज करेगा ना, वो जो एनर्जी खारिज करेगा, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी एक्सरे होगी। यानी कि यहाँ से जो एनर्जी का पैकेट निकलेगा वो क्या होगा, एक्सरे होगा, ठीक है। तो एक तो वजह हो गई ये हमारे पास एक्सरे के जनरेशन की। अब दूसरी वजह क्या होती है, उसको भी ज़रा समझ लें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हैवी मेटल एनोड के किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ ना टकराए, ठीक है, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ ना टकराए। इसी तरह से ऊपर भी फिल कर लो, ठीक है ना, तो बस ये ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आप कह लो कि कैथोड रे की सोर्स है। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको भी ज़रा यूँ बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इस एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए ना, फिर क्या होगा, सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से आया, इसके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो ये यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है ना, अपने पाथ पे बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या है, पास आ गया है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। अब इसके ऊपर जब न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पे पहुँचा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन तो लगेगी, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो भी कम होगी। और वेलोसिटी कम होने की वजह से ये क्या होगा, और दूसरा अट्रैक्शन की वजह से ये अपने पास से मुड़ जाएगा, ठीक है ना। जो पहले बिल्कुल इसको जाना तो इधर से चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचा है तो वहाँ पे क्या हुआ है, उसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया है। अट्रैक्ट करने की वजह से जितनी इसकी पहले स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, और वेलोसिटी कम हुई है, और साथ ही क्या है, न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया तो वो चाहता है कि न्यूक्लियस के साथ साथ ही रहूँ। अब ये यहाँ से, क्योंकि वेलोसिटी तो इसके पास है ना, वेलोसिटी की वजह से ये इसके साथ तो चक्कर थोड़ा सा लगाएगा, लेकिन फिर आगे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी। अब यहाँ पे हमने बात की है कि थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी कम हुई है। वेलोसिटी जो कम हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, कि जो वेलोसिटी पहले थी वो क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, वो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यहाँ से बाहर निकलेगी। वो जो रेडिएशन होंगी वो क्या कहलाएंगी हमारे पास, एक्स रे। यानी कि वो रेडिएशन क्या होती हैं, एक्स रेज की शक्ल में होती हैं, ठीक है ना। उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्स रेज रीजन के अंदर आती है।
जो यहाँ से फोटोन कह लो या एनर्जी का पैकेट निकलेगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो एक्स रेज रीजन के अंदर आती है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से एक्स रेज का सोर्स है या एक्सरे खारिज हुई है। ठीक है, अब ये तो कंडीशन थी जब ये बिल्कुल इसके पास से गुजरा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था यही वाला वो इसके पास से ना गुजरे, बल्कि पहले ये क्या था, के शेल के अंदर से गुजरा था। इसको हम क्या बोलते हैं, के शेल, इसको एल शेल, इसको क्या बोलते हैं, एम शेल। अब क्या हो सकता है कि वो यहाँ से जा रहा था और जब यहाँ पे पहुँचा तो न्यूक्लियस तो अब भी इसको अट्रैक्ट करेगा ना, कि नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा डेंस मेटल को यूज़ किया जिसका न्यूक्लियस क्या होगा, हैवी होगा, वो हमने मेटल यूज़ की है। अब क्या होगा कि जब ये यहाँ से जाएगा इसकी भी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि ये ज़्यादा दूर है। तो ये भी क्या करेगा, अपने रास्ते से मुड़ेगा लेकिन कम मुड़ेगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, जितनी वेलोसिटी कम हुई है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी की शक्ल में, और वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारी एक्स रेज की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये दो रीजंस होगी हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, फिर दोबारा इस पर आते हैं। और मैंने यहाँ पे आपके ये भी बात की थी कि ये जो यहाँ से रेडिएशन एक्स रेज निकलती हैं, इन सब की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इन सब की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा सा इसको पढ़ के फिर इस पे आते हैं। ठीक है ना, वेवलेंथ क्यों डिफरेंट होती है वो बात करते हैं। अब सब हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ से हर डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हमने इसको क्या किया होता है, एल्युमिनियम के चैम्बर के अंदर रखा होता है ताकि एक्स रेज बाहर ना निकलें, क्योंकि एक्स रेज अगर बाहर आएंगी तो हम पे पड़ेंगी, तो वो एक्स रेज क्या होती हैं, ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, तो हमें क्या कर सकती हैं, ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक आप कह लो कि ये जो ब्लैक कलर की है ये क्या है, हमारे पास एल्युमिनियम की विंडो है, एल्युमिनियम मेटल की ये क्या है, विंडो है। अब इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है, इसी एल्युमिनियम की विंडो के अंदर एक प्लाटिनम रखी हुई है मेटल। ठीक है, और उसके ऊपर एक स्लिट होती है, उस स्लिट से होती हुई, प्लाटिनम से होती हुई क्या होती है कि जैसे ही हम विंडो को ओपन करते हैं तो एक्स रेज क्या होती हैं, नीचे आती हैं इस तरह से। ठीक है, अब विंडो क्यों रखी हुई है, ताकि हम क्या करें, जब हमें ज़रूरत हो हम एक्सरे वहाँ से बाहर निकाल लें। अब हमने जब एक्सरेज को यहाँ से बाहर निकाला तो इसके रास्ते में हमने एक क्या रखी, क्रिस्टल रखी। यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक क्रिस्टल रखी। सपोज कि ये क्या है, क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल कौन सी होगी, किस की होगी, तो ये बच्चों होती है हमारे पास पोटेशियम फेरो साइनाइड की। ठीक है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है और कम्प्लेक्स कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब ये सॉलिड होगी तो उसकी क्रिस्टल बनी हुई होगी। उसकी क्रिस्टल को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। जैसे ही हमने क्रिस्टल को यहाँ पे रखा तो जो एक्सरे यहाँ से आ रही थी वो क्या हो गई, डाइफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, जो एक्सरे यहाँ से आ रही थी वो क्या हो गई, फैल गई आप कह लो। ठीक है ना, इस तरह से स्प्लिट हो गई वो, ठीक, आम लफ्ज़ों में। तो अब ये जो स्प्लिट हुई हैं इनको हमें कैसे पता चलेगा कि स्प्लिट हो रही हैं, क्योंकि हमने बात की थी स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक में कि हमें सिर्फ विजिबल रीजन की जो रेडिएशन होती हैं वो नज़र आती हैं, एक्सरे तो नज़र नहीं आएंगी। तो हमने क्या किया है, इनके रास्ते में क्या रखा है, एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट रख दी है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई पार्टिकल आके या कोई रेडिएशन आके टकराएगी वहाँ पर क्या होगा, एक निशान छोड़ देगी ये। ठीक है ना, तो सपोज कि यहाँ पे आके टकरा रही हैं। अब यहाँ से क्या था, एक्सरेज आई हैं, जैसे ही वो क्रिस्टल से गुजरी हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल पे पड़ी हैं, तो क्या हो गई हैं, सारी डाइफ्रैक्ट हो गई हैं। अब कुछ जो ज़्यादा मुड़ी हैं, कुछ कम मुड़ी हैं। ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा मुड़ जाएगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम मुड़ेगी। अब जब ये इस सरफेस पे आ गई हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे आ गई हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये निशान छोड़ जाएंगी। सपोज़ कि वो जहाँ जहाँ पे गुजरी हैं, यहाँ पे इस तरह से इन्होंने निशान छोड़ दिया है। अब ये चीज़ क्या बन गई है, ये क्या बन गई है, स्पेक्ट्रम बन गई है। और यहीं से हमें पता चलता है कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से खारिज होती हैं, और जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से खारिज होती हैं उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसा कि
हमारे पास होता है, ठीक, हमारे पास एक ग्रुप हम कह देते हैं कि के सीरीज़ का है, ठीक है, दूसरा एल सीरीज़ का है और तीसरा आप कह लो कि एम सीरीज़ का है। इस तरह से हम इसको कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। अब मैंने कहा था हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको के सीरीज़ क्या होती है, एल सीरीज़ क्या होती है, ये भी बतानी है। और यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि वेवलेंथ जो होती हैं वो डिफरेंट जो रेडिएशन होती हैं, एक्सरेज होती हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ की क्यों होती हैं। अब इसको ज़रा देखना दोबारा से। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज न्यूक्लियस के पास से गुजरी है, तो हमने कहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा कम हुई है। ज़्यादा वेलोसिटी कम होगी तो ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी? क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम वाला, जिसमें हमने E = hc/λ किया था। इस इक्वेशन को याद रखो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, आपकी λ वेवलेंथ है, ठीक है, और ये क्या है, एनर्जी है। अब देखना ज़रा, ये दोनों का रिलेशन आप क्या है, कह लो कि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन यानी कि ये बढ़ती है, ये कम हो जाती है, ये कम होती है, ये बढ़ जाती है। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूक्लियस की फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा फोर्स लगेगी तो इसकी स्पीड को क्या करेगा, ज़्यादा कम कर देगा। जब स्पीड ज़्यादा कम होगी, इट्स मीन कि इसकी वेलोसिटी क्या हुई है, कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। वेलोसिटी कम हुई है ना असल में, वो वेलोसिटी जो कम हुई है वो यहाँ से एनर्जी की शक्ल में बाहर निकलेगी। अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी खारिज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी, आप कह सकते हो कि उतनी ही कम वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो यहाँ से निकली है, ठीक है ना। उतनी ही कम वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से खारिज हुई है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि कुछ की वेवलेंथ क्या थी, हमने कहा था कम है, कुछ की ज़्यादा है। अब ज़्यादा कब होगी वेवलेंथ, जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर से मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा दूर से मूव करे, ठीक है ना। न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से गुजरेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है ना, थोड़ी कम होगी। इसकी वेलोसिटी जो होगी वो थोड़ी कम होगी। थोड़ी वेलोसिटी कम होगी तो इट्स मीन के जो एनर्जी, वेलोसिटी नहीं एनर्जी में कन्वर्ट होना है ना, जो वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। और अगर एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन, आप कह लो कि डिफरेंट वेवलेंथ की एक्स रेज जनरेट होती हैं। अब आप आओ ज़रा के सीरीज़ पे, एल सीरीज़ पे, एम सीरीज़ पे। इनको हम क्यों के सीरीज़, एल सीरीज़ और एम सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका है के शेल, ये होता है एल शेल और ये क्या है, एम शेल, ठीक है। ये के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया। अगर तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के शेल से निकलता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को के शेल से निकाला तो क्या होगा, उस सीरीज़ को हम क्या बोल देंगे, के सीरीज़। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, और ये शेल कौन सा है, एल शेल है। तो अगर एल शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे एल सीरीज़। इसी तरह से अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम बोलेंगे एम सीरीज़। इसी तरह से सोन चलता जाएगा, ठीक है ना। अगर एन शेल से निकलता है तो एन सीरीज़ कह देंगे। अब हम इन के सीरीज़ को भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भी डिवाइड होती है के अल्फ़ा और के बीटा के अंदर। ये किस में डिवाइड होती है, के अल्फ़ा, के बीटा। इसी तरह से ये भी एल अल्फ़ा, एल बीटा में। इसी तरह से ये भी एम अल्फ़ा, एम बीटा में, ठीक है ना। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब के अल्फ़ा क्या होता है, के बीटा क्या होता है, इसको ज़रा समझो बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या हो गई है, एक वैलेंसी खाली हो गई है। ये जो वैलेंसी खाली हुई है, अगर तो एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंसी को फिल करे, सॉरी वैकेंसी को, ठीक है ना। अगर तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करे तो इस रेडिएशन को हम बोलेंगे के अल्फ़ा। इस स्पेक्ट्रल लाइन को, इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी हम उसको क्या बोलेंगे, के अल्फ़ा बोलेंगे। और अगर ये फिल ना करे इस फ्रिक्वेंसी को, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करे तो इसको हम बोलेंगे के बीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, के बीटा। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आ रहा है, अगर वो एल से आ रहा है तो वो के अल्फ़ा हो जाएगा। अगर मतलब बिल्कुल साथ वाले से आ रहा है तो जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी वो अल्फ़ा लाइन होगी। और अगर वो साथ वाले से नहीं बल्कि उससे आगे वाले से आ रहा है तो वो क्या होगी, के बीटा स्पेक्ट्रल लाइन होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा लाजमी, ठीक है। ये हमारा एक्सरे किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं ये सारा हमने डिटेल से देख लिया है। अब हम बात करते हैं मोज़ले लॉ की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
और मोज़ले लॉ क्या होता है कि उसने भी असल में एक्स रेज पे ही स्टडी की है। असल में वो स्टडी कर रहा था न्यूक्लियर चार्ज पे थ्रू एक्स रेज। तो इसने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है और पूरा 1 साल वो स्टडी करता रहा है एक्स रेज पे ही। ठीक है, तो इसने क्या किया कारनामा वो भी देख लेते हैं। हमने बात किया कि ये 1 साल स्टडी करता रहा है। ठीक है, तो 1 साल वो 1913 से लेके 1914 तक उसने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है। ठीक है, किस पे? एक्स रेज पे या एटॉमिक नंबर पे। अब इस दौरान उसने उसने किया ये कि 38 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया एज एनोड। ठीक है ना, 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को एज एनोड यूज़ किया। और इसने जो वेवलेंथ को स्टडी किया वो थी हमारे पास 0.04 से कह लो कि 8 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, 8 एंगस्ट्रॉम तक यहाँ तक इसने वेवलेंथ को स्टडी किया। ठीक है ना, इतनी रेंज की वेवलेंथ को स्टडी किया या एक्सरेज को स्टडी किया और 38 डिफरेंट एलिमेंट्स उसने एज अ टारगेट मटेरियल यूज़ किए जो कि एल्युमिनियम से लेके गोल्ड तक हो सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम से लेके गोल्ड तक 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को इसने स्टडी किया। अब जब ये स्टडी कर रहा था, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं, मतलब क्या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फिर हम ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं? कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो इसकी जो कंक्लूजन्स हैं वो देखती हैं क्या होती हैं। इसने क्या क्या कंक्लूजन निकाली। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंक्लूजन इसने क्या निकाला? इसने कहा जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसने क्या किया था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को एज अ एनोड यूज़ किया। तो उनके क्या किए होंगे? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने क्या किया था? उसका स्पेक्ट्रम लिया। उस स्पेक्ट्रम के थ्रू इसने क्या सोचा, उसने क्या ऑब्जर्वेशन, वहाँ से क्या कंक्लूजन निकाली? उसने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ना, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी स्पेक्ट्रम के अंदर, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी वो क्या थी? वो कहता है कि हम उसको 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको कर सकते हैं 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हम कह देते हैं कि वो के सीरीज़ होगी और दूसरी हम कह देते हैं कि एल सीरीज़ होगी। और जो के सीरीज़ होगी ये इसने किया था असल में वेवलेंथ की बिना पे। ठीक है ना, कि कुछ की वेवलेंथ शॉर्टर थी। ठीक है, कुछ की वेवलेंथ क्या थी? शॉर्टर थी और कुछ की वेवलेंथ क्या थी? लॉन्गर थी। जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर थी उसको उसने के सीरीज़ क्या दिया, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर थी उसको उसने क्या दिया कि ये क्या होगी? हमारी एल सीरीज़ होगी। ये था इसका फर्स्ट कंक्लूजन, जिसमें क्या किया उसने? स्पेक्ट्रल लाइंस को कैटेगराइज किया। ठीक है, दूसरा जो कंक्लूजन इसने निकाला वो ये था, इन्होंने बोला कि अगर आप बात करो ना इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की, कि हमने क्या किया है? वो वाला टारगेट एनोड लिया है जिसका हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वेवलेंथ क्या होगी? उतनी ही कम होगी किसी जो एक्स रेज होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा दो तो जो एक्स रेज की वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा दो तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर हो जाती है। कैसे हो जाती है इसकी बात भी कर लेते हैं। हमने बात की है कि एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, इट्स मीन हम क्या बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ा रहे हैं। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको 2 रीज़न बताई थी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ तक आएगा तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी वो खारिज करेगा उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ यहाँ से प्रोड्यूस होगी। और इसी वजह से उसने बोला कि एटॉमिक नंबर को बढ़ा दिया जाए तो जो वेवलेंथ एक्स रेज की जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी? शॉर्टर वेवलेंथ होंगी। और जो थर्ड पास्टुलेट था, थर्ड जो इसका कंक्लूजन था, जिसको हम मोज़ले लॉ भी कहते हैं, वो क्या था? इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हमें, ठीक है ना, कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट या स्क्वायर रूट इक्वल होता है a इंटू जी माइनस बी के, a इंटू जी माइनस बी। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, समझने के लिए कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है, ठीक है ना, v नहीं है, ये न्यू है, हमने पढ़ा हुआ है इसको प्लांक्स कांस्टेंट के अंदर।
वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के। ये बात इन्होंने कैसे की, ठीक है। अब ये बात हम समझते हैं कि इन्होंने ये बात कहाँ से लेके आए। अच्छा, तो इन्होंने ग्राफ बनाया एक, ठीक है, जो इन्होंने स्पेक्ट्रम लिए थे उसमें इन्होंने फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर के दरमियान एक ग्राफ बनाया, जिसमें उन्होंने जो के सीरीज़ थी, जब उन्होंने देखा कि के सीरीज़ का ग्राफ जो था वो बिल्कुल क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इस तरह जब एल सीरीज़ को देखा तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल क्या था, स्ट्रेट लाइन शो हो रहा था। ये एल सीरीज़ का है, ठीक है, और ये क्या है, के सीरीज़ का है। किस तरह से बनाया हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले ली होंगी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, ठीक है ना। इस तरह से उसने क्या किया, ग्राफ बना लिया। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो ग्राफ उन्होंने बनाया वो क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ बच्चों, उसकी जो स्लोप होती है ना वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है कांस्टेंट के। यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। स्लोप की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपने ये चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर के मैथ में पढ़ ही लेना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आई है, ठीक है ना। तो स्लोप निकालने का तरीका ये होता है कि हम जो लाइन होती है वहाँ पे एक ट्रायंगल बना के थीटा लेके उसका टेंजेंट निकालते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी, हम इसका tan थीटा ले लेंगे, वो आती है y/x के, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब मेरे पास y क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ओवर x क्या है, यानी कि ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस था, x एक्सिस पे क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। कांस्टेंट के इक्वल ही हुआ ना। अगर मैं z को उठा के उधर भेज दूँ और कांस्टेंट को मैं कन्वर्ट कर दूँ प्रोपोर्शनलिटी में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यही क्वेश्चन नहीं बन जाएगी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, ठीक है ना। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, z माइनस b क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन जो है इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये असल में इन्फॉर्मेशन ये दे रही है कि जैसे जैसे उसने एक्सरे की फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा किया वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा था, चेंज। असल में आप इसको इधर से देखो कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे, वैसे वैसे जो एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी थी वो भी बढ़ रही थी या वो भी कम हो रही थी। इट्स मीन कि जो हमारी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। तो यहाँ से इन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी करार दे के अपना जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चल रहा था उसको ख़त्म किया और अपना एक पीरियोडिक लॉ पेश किया जो कि बेस था किस पे, एटॉमिक नंबर पे। और फिर जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इन्हीं के लॉ पे चल रहा है। उसकी बात हम बाद में करते हैं। हम थोड़ा सा ये ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट की बात अब कर लेते हैं। ए कांस्टेंट हमने कहा था कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है ना, ये इन्होंने अपना नहीं बनाया था, असल में इन्होंने कंपेयर किया था, जो इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी डिफरेंट, उसको उसने कंपेयर किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, जो हमने बोहर वाला पढ़ा था, ठीक है ना, इससे पीछे वाला टॉपिक ही है, डिफेक्ट से पहले वाला। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा हो रही थी, अगर हमने उसकी वेवलेंथ और एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला आ रहा था वो क्या था कि फार्मूला हमारे पास असल में था वो रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, और जी स्क्वायर ओवर 1 n1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 ओवर n2 का स्क्वायर। इस तरह से आप ए निकाल सकते हो। और रेडबर्ग कांस्टेंट क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ठीक है, ये क्या था हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट था। और जी क्या है, एटॉमिक नंबर, उसका स्केयर ले लो। जी क्या है, कौन सी टारगेट एनोड आपने यूज़ किया है उसकी आप यहाँ पे जी स्केयर पुट करोगे, तो साथ में अब हमें क्या चाहिए, n1 का स्केयर, n2 का स्केयर। n1 क्या होगा हमारे पास, ये वाला, n2 ये वाला, n3 ये वाला, n4 ये वाला। तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको आप n1 कह दोगे और जहाँ से आ रहा है वो n2 कह दोगे। मतलब अगर सेकंड शेल से आ रहा है तो n को 2 पुट कर दो, थर्ड से आ रहा है तो n को 3 पुट कर दो। इस तरह से आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
ए आ जाएगा। अब बी क्या होता है, बी बच्चों होता है यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, वही शील्डिंग फैक्ट और स्क्रीनिंग फैक्ट। इसको ज़रा थोड़ा सा देख लो, फिर हम इंपॉर्टेंस की बात करके टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या किया, यहाँ से कैथोड रेज को गुजारा, ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या हो गई, वैलेंसी खाली हो गई। अब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ने नीचे आना है, ठीक है ना, जो ऊपर है शेल से उन्होंने नीचे आना है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन की, यानी कि इस न्यूक्लियर चार्ज को वो इस इलेक्ट्रॉन से करेगा, स्क्रीन करने की कोशिश करेगा। जितना वो स्क्रीन करेगा वही आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से स्क्रीनिंग कुछ और होगी, यहाँ से स्क्रीनिंग कुछ और होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसलिए हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास सारा मोज़ेले लॉ। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। हमने बात की है कि जो इसने एक्सप्रेशन दिया था उससे हमें पता चला कि जो फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स है किसी एटम की, वो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास, ठीक है। वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। इसकी बिना पे हमने बात की है कि उन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ पेश किया और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की फॉर्म में इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की टर्म्स में अरेंज कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो मेंडलीव का टेबल था उसमें कुछ गलतियाँ निकली। सबसे जो पहली गलती थी वो ये थी कि मेंडलीव के टेबल के अंदर निकल को पहले रखा हुआ था और कोबाल्ट को बाद में रखा गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो मास था वो कम था किससे, कोबाल्ट के मास से, क्योंकि उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था, यानी कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की टर्म्स में वो उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे तो मास क्या था, बढ़ जाता था। तो कोबाल्ट का मास क्या होता है, निकल से ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने इस तरह से इनको अरेंज किया हुआ था। मतलब यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे निकल, कोबाल्ट, यहाँ पे कॉपर होगी, यहाँ पे जिंक होगी, ठीक है। तो अब जब हमने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बोला तो हमने देखा कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28 और इसका 27 था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्योंकि बढ़ते हुए एटॉमिक मास की टर्म एटॉमिक नंबर की टर्म में अरेंज करना है, तो ये तो छोटा एटॉमिक नंबर है, इसको इधर होना चाहिए था, इसको उधर होना चाहिए था। तो इस तरह से उसने निकल और कोबाल्ट की पोजीशन को ठीक किया, किसने, मोज़ेले ने। फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई। इस तरह इसने पोटेशियम और आर्गन की को भी सेट किया, ठीक है। जो सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है लॉ की वो ये है कि इन्होंने बहुत से नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए जो, ठीक है ना, पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो कुछ इन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जैसे टेक्नीशियम हो गया और रोडियम हो गया, ठीक है। तो और भी थे लेकिन 2 एग्जांपल्स काफ़ी हैं कि ये इन्होंने 2 एलिमेंट डिस्कवर किए, और भी थे। जो थर्ड पोस्टुलेट है या थर्ड अर्थ मेटल्स के एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट किए जो पहले हमें नहीं पता थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया, ठीक है ना। तो ये इसकी 3 इंपॉर्टेंस किताब में दी हुई हैं, तो वो हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ तक अगर कोई भी समझ ना आई हो तो लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।